चिंता के साथ करेंगे। जी सर, आपने जो बात की उसका आधार है उच्च मूल्य। अब जहां उच्च मूल्य की बात आएगी तो आज 2-3 दिन पहले मैं रात को, जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन रात को सो नहीं पाया। हालांकि मेरे पास डिटेल बहुत कम थी, परंतु अगले दिन जो डिटेल आई उसने और ज्यादा विचलित कर। उसका कारण है, करनाल से मेरा एक निजी संबंध है, मेरी प्रॉपर्टी करनाल में है और करनाल का एक लेफ्टिनेंट, एक बुधवार उसकी शादी होती है, अगले बुधवार से पहले मंगलवार को उसको मजबूरी में, मतलब वो निहत्था था, हालांकि लेफ्टिनेंट था, उसको ये संसार छोड़ना पड़ता था। मैंने उसकी पत्नी का रुदन देखा। अब अगर बात की जाए तो बहुत इमोशनल है। उसके पिता ने उसको तैयार किया, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, लेफ्टिनेंट बनवाया और शादी की, क्या सोचकर कि मेरा ये बेटा जो है इसकी गृहस्थी आगे चलेगी। और वो बेटी जो बहू बनकर उस घर में आई, वो क्या सोचकर आई थी, आज बुधवार में सुहागन हो रही हूं, अगले बुधवार क्या सुहागन रह पाऊंगी। तो ये ज्वलंत प्रश्न है जो आपने मुद्दा उठाया और आपने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया मुझे बोलने के। इतना बड़ा दरवाजा है कि एक तरफ जब बैठी हुई थी मीनू जैन जी, मुझे ऐसे लगा जैसे अहिंसा परमो धर्म ये हमारा संदेश है, परंतु क्या वो, आपने ही कहा, कहीं वो हमारी कमजोरी तो नहीं बन जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है, पर यहां तो हमारा दुश्मन ही बेवकूफ है। वो ना जाने किस किस की आड़ में, किस किस का बहाना लेकर वो बातों को उछाल देता है। मैं इसको कुछ टुकड़ों में बात को कहना चाहता हूं। जैसे 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं, परंतु अगर पुराना जमाना कहें तो उसमें 6 आने होते हैं। और अगर उसके बाद का जो समय आया उसमें 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते थे। अब अगर टुकड़ों में तोड़ा जाए, अभी आपने कहा चिनाब नदी का नाम लिया, तो अंदर से एक सिहरन पैदा हो गई, क्योंकि मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूं। मेरे दादा, मेरे नाना उसी चिनाब नदी की उपज है और मेरा उससे प्रेम है। एक तरफ एक पाकिस्तानी ये बयान दे देता है कि हमारा धर्म अलग, हमारा देश अलग, हमारे रिचुअल्स अलग, परंतु जब मैं अंदर झांक कर देखता हूं तो बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलती। अब बात आपने कही है, बहुत सेंसिटिव बात है कि भाई जो शब्द है ना कि उग्रवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट, ये शब्द अपने में भयावह है। और जब मोदी जी का हम संदेश सुनते हैं कि दुनिया के आखिरी छोर तक मैं पीछा करने वाला, तो मन में डर बैठ जाता। दरअसल बात यह है कि आज अगर देश किसी प्रगति के पथ पर है तो उसकी तपस्या 70 वर्षों की है। 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, यह कहना बहुत बेमानी बात। बहुत कुछ हुआ है। अभी मैं सुबेरे ही पढ़ रहा था दिल्ली सरकार के बारे में कि जो प्रतिभा स्कूल खोले गए वो बहुत पहले खोले गए दिल्ली सरकार में। उसके बाद जो आने वाली सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय की सरकार जो 93 से 98 में थी, उसने भी प्रतिभा स्कूल को छोड़ा नहीं था, बल्कि 5 स्कूल और खोल दिए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, शीला दीक्षित जी आई, उससे पहले उन्होंने उन स्कूलों को बढ़ाया, मतलब शिक्षा की तरफ जोर दिया। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। कई बार युद्ध में जीत की बजाय हार जाना अच्छा होता है, परंतु वो संबंध पर्सनल होते हैं। निजी संबंधों में कई बार हार जाना अच्छा होता है, परंतु पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हमारे निजी संबंध तो थे, अब उन्होंने बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि कारण है वहां का हर एक जनरल, आप याद करें जो जिनकी डेथ हो गई, जिन्होंने कारगिल युद्ध को बढ़ावा दिया था, वो कौन थे? उसी सेनाध्यक्ष से राष्ट्रपति बन गए थे। तो वहां तो एक फंडा है, भारत का विरोध करोगे तो पाकिस्तान जिंदा रहेगा, अन्यथा पाकिस्तान मर जाएगा।
तो ये जो फिलॉसफी लेकर वो लोग चलते हैं और जो फिलॉसफी हम लेकर चलते हैं, उसकी रिपरकशन क्या आई? कश्मीरी कश्मीरियत, कश्मीर के लोगों ने कल शुक्रवार जुम्मा था, हाथ में काली पट्टी बांधकर उन्होंने नमाज पढ़ी है साहब। ये दिखाता है कि हम बिखरना नहीं चाहते, हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। और अगर हम प्रगति के पथ पर जा रहे थे 2022 के बाद, तो वो देश की समृद्धि को कहीं ना कहीं योगदान दे रहा था। 2.5 करोड़ लोग अगर वहां जाते हैं, और जो टूरिस्ट होता है वो हमेशा मन में लय लेके जाता है कि मुझे यहाँ खर्च करना है, मुझे यहाँ का वैभव देखना है, मुझे यहाँ का जो स्वर्ग है वो देखना है। अब यहाँ पर युद्ध की बात आ जाए तो मुझे याद है मैं लुधियाना में था जब ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। तो हमारे एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तो हम उनको कहते थे वशिष्ठ साहब आप तो बिल्कुल बेवकूफों जैसी बात करते हैं, परंतु आपके बातें सुनते हैं तो युद्ध खत्म नहीं होता, ये बात समझ में आती है। तो जो आपने बात कही कि इसकी कॉस्ट, मतलब कई बार बैटिंग हम करते हैं तो फ्रंट फॉरवर्ड पे एक कदम आगे बढ़कर कर लेते हैं, परंतु लूज बॉल होती है। जब इतनी टाइट बॉल आ रही है कि हमें एक नहीं, दो नहीं, 3 कदम पीछे हटकर सोचना पड़ रहा है, जो 1960 में संधि की थी, क्या हम उस पानी को रोक पाएंगे? सिंधु संधि जो है, तो क्या हमारे पंजाब में बाढ़ जैसा माहौल नहीं हो जाएगा? हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर बात करें तो युद्ध, ये बात आपके बिल्कुल उचित लगती है कि हम अफोर्ड नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा निजी अनुभव बताता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस की 4 पॉलिसीज आई, वो मैंने छोटी छोटी पॉलिसी खरीद ली। उसमें 2 में मुझे घाटा हुआ, 2 में मुझे फायदा हुआ। जिसमें मुझे घाटा हुआ, मेरे मन में एक शंका हुई, कहीं मैं अभागा तो नहीं। और जो दूसरे 2 नाम थे वो मेरे बच्चों के थे, तो मेरे बच्चे मेरे लिए भाग्यशाली हैं, उनका पैसा बढ़ गया, मेरा कम हो गया। तो देखने वाली बात ये होती है कि आज अगर 80 करोड़ जनता को हम पोषित कर रहे हैं, उनको पल्लवित कर रहे हैं, उनके जीवन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पीछे मुड़कर सोचना होगा कि युद्ध की विभीषिका कितनी खतरनाक हो सकती है। मुझे 1965 के युद्ध की अच्छी तरह होश है, मैं 11 वर्ष का था। 1971 में मेरे घर के आगे से टैंक गए थे मेरठ जाने के लिए, वो भी विभीषिका मेरे को याद। कैसे जब सायरन बजता था तो हमारी माँ पल्लू में लेकर हमको छिपा लिया करती, जब 1965 का युद्ध हुआ। और जो पट्टी एक क्षेत्र है, वहां मेरे ताऊजी रहा करते थे, मैंने जाकर देखा था वहां पर जो बम मकानों पर डले थे, उसका क्या हाल हो गया था। उस समय वो बात समझ में नहीं आती थी, परंतु मेरे पिता ने एक बार मुझे कहा था कि बेटा, जो तुम कहते हो ना कि पाकिस्तान आपने क्यों छोड़ दिया, अपने दादा की विरासत क्यों छोड़ दी, आप तो शाह थे वहां पर। तो कई दिनों बाद, कई वर्षों बाद, कई डिकेड्स के बाद पहली बार उनकी बात मुझे सच महसूस हुई कि पाकिस्तान को छोड़ देना ठीक था। अब अगर बात करें तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों खुशहाल है, भले ही वो पंचर वाला क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक खुला वातावरण, एक स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, आपको काम करने की छूट है। अब उसमें अगर व्यवधान आएगा, देश युद्ध के गर्त में जाएगा, तो साहब कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और ये भी है कि जो कीमत हम ऑलरेडी 8 डिकेड से, 8 दशकों से चुका रहे हैं, और जो युद्ध की कीमत होगी, उसमें कंपैरिजन करके हमें सोचना होगा। हम मजबूर हैं इन सारी चीजों का विवेचन करने के लिए। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो बात भले ही कर लें, परंतु मानव संवेदनाएं हमारे मन और दिमाग पर हावी रहती हैं। जैसे मैं उस बच्चे को सोचकर अभी भी मुझे ऐसा लगता है, अगर खाना खाने बैठता हूं तो खाना छूट जाता है। तो युद्ध में आपने अपने आप, अपने खुद ही आपने कहा कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें कितने हमने अपने ऑफिसर्स को गवा दिया था, ट्रेंड किए हुए, पैसा खर्च किए हुए, ऐसे होनहार बच्चे जिनकी जिनकी मौत ने हमको इतने बड़े बड़े सेटबैक दिए हैं। तो क्या हम तैयार हैं मन से उनको सबको दोबारा से खो देने के लिए? क्या अब्दुल हमीद दोबारा लौटकर आएगा क्या? वो पाकिस्तान से इस प्रकार लड़ पाएगा क्या? निर्मल सिंह शेखों नाम याद आता है तो बदन में सिरहन हो जाती है पैदा। उसने कहा साहब मैं आपका आदेश नहीं मानने वाला, मैं दुश्मन को ठिकाने लगा कर आऊंगा। तो ये कहना कि उसको छोड़ देना, ये बेवकूफ वाली बात।
ये बेवकूफी भरी बात है। हमें उनको सबक तो सिखाना होगा। परंतु एक मैं आखिर में बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। गुल पनांग हमारी एक अदाकार है, उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल रहे सेना में। उनकी मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अगर गुस्से में, बदले में या किसी प्रतिशोध में आकर युद्ध को आमंत्रण करेगा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें चेताई हैं, जिसमें सामाजिकता है, राजनीतिक है और इकोनॉमिक है, कि वो विदेशी नीति है उसके अंदर, वो प्रतिबंध पहले उपाय के रूप में करने चाहिए और अपने पैर पक्के कर लें कि अगर कैसी भी बॉल आई, अगर बॉलर बम्पर भी मारता है तो हमें कैसे उसको उड़ा देना है, इसकी भरपूर तैयारी भी चाहिए। ये बात ठीक है कि बीच के रास्ते अच्छे होते हैं। आपने एक बात कही, वो ये कि दफा, हमारे पुलिस में कहा करते थे कि दफा जरकान लगाओ, अगर कोई जरक जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पुलिसिया तरीका है जो 3rd डिग्री पुलिस वाले देते हैं, फिर वो तरीका है, अंत में होता है। क्या हुआ महाभारत में? सब कुछ पा जाने के बाद भी क्या धृतराष्ट्र उस युधिष्ठिर राजा के घर में रह पाए? तब भी उनको वानप्रस्थ होना पड़ा। और जो महात्मा विदुर थे, उनको ये शब्द कहते हुए पाए गए कि बिष्टा खा रहे हो महाराजा, तो क्या हम वो बिष्टा खाएंगे? तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को जवाब तो करारा देना चाहिए, परंतु जैसे कहते हैं ना कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी तो आपको युद्ध के मैदान में नहीं उतरना चाहिए। हमें ये सारे प्रयोग, ये सारे इंतजाम पहले करने होंगे, ठंडे दिमाग से बैठकर। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, चाहे वो पूरे विश्व भर के हों, आज भारत की जनता 146 करोड़ जनता एक मुट्ठी बनकर सामने आई है। ये पहली बार हुआ है और विदेश नीति में आज सारे देशों की जो भावनाएं हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के यही। तो मेरा मानना यह है कि सबक तो सिखाना चाहिए, परंतु अपने नुकसान को बचाते, थोड़ी इसमें मानवता भी हो, जिसमें थोड़ा इकोनॉमिक भी हम अपना बचा लें, और ऐसा हो कि हमारे संबंध जो हैं वो ऐसी खटास तक ना जा पाए जैसे बिलाल भुट्टो कर रहे हैं। वो भूल गए कि उनके नाना को फांसी दे दी गई थी, उनकी मां को गोली मार दी गई थी, और उन्होंने पाया क्या है, उनका स्थान क्या है पाकिस्तान में, वो सोचते नहीं है, क्योंकि सोच छोटी है। हमको बड़ी सोच रखनी है। हमारे पास जनता 146 करोड़ है, पाकिस्तान के पास मात्र 25 करोड़ है। मरेंगे तो ज्यादा कौन मरे? तो जानी नुकसान जो होता है वो माली नुकसान से ज्यादा होता है। और जो आपने प्रश्न उठाया है वो बहुत सेंसिटिव है, शाश्वत प्रश्न है, हमको ठंडे दिमाग से सोचना। बस मेरा इतना।